Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all of you. On occasion of Mental Health Week 2021, the Psychiatric Society Nagpur and Department of Psychiatry AIIMS Nagpur today is bringing to you an online webinar on the theme Trauma and Psychiatry. I'm Dr. Srilakshmi V, Assistant Professor at AIIMS Nagpur, and I'm moderating today's session. I would first like to start the proceedings by calling on Dr. Sushil Gawande, who's the President of Psychiatry Society Nagpur, to give his opening remarks. Thanks श्री लक्ष्मी. हमारे काफी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ज्वाइन हुए हैं, तो साइकियाट्रिक सोसाइटी नागपुर के तरफ से सभी डिग्निटरीज का और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं वेलकम करता हूं. जैसे कि सभी जर्नलिस्ट भाई बहन ये जानते हैं कि हम मेंटल हेल्थ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो है ये प्रमोट करता है सेलिब्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ वीक, और ऑल सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में भी हम ये वीक जो है सेलिब्रेट करते हैं. द मेन पर्पस ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज. So as a part of this awareness, Psychiatric Society Nagpur हमने अलग-अलग CMEs organize की है. So on 4th on Monday that time we had CME for medical teachers. फिर Tuesday को जो है हमने school teachers के लिए किया. फिर Wednesday को gender equality पे हमने CME किया. कल हमने mental health for nurses, तो nurses के लिए CME किया. और वैसे ही हमने सोचा कि हमारे जो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स फ्रेंड्स है, काफी लोग उनके प्रॉब्लम्स लेके हमारे ओपीडी में आते हैं, तो दे हैव अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो उनके लिए भी एक सीएमई रखना चाहिए. इसलिए आज का दिन जो है हमने उनके लिए डेडिकेट किया. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एम्स कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन में जो है सीएमई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें हेल्प की. एंड आई होप कि ये सीएमई जो है आप सभी जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स फ्रेंड्स के लिए काफी यूजफुल रहेगी. थैंक यू एंड वेलकम अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ साइकियाट्रिक सोसाइटी नागपुर. Thank you so much, sir. I'd now like to call upon Dr. Suyog V. Jaiswal, who is Associate Professor and current in charge of Department of Psychiatry at AIIMS Nagpur, to give his remarks. Thank you very much, Sri Lakshmi. First of all, thank you very much all the journalists to listen to us and taking the time out of your busy schedule. मैं जानता हूँ जर्नलिस्ट लोगों का काम काफी टाइम और प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और इस सारे टाइम और प्रेशर के चलते अगर आप वक्त निकाल रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं. जैसा कि कहा जाता है, जर्नलिस्ट आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. अब इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में अगर इस फोर्थ पिलर का ख्याल नहीं रखा जाए तो ये न सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए बल्कि इस देश के लिए हानिकारक होगा. तो इसलिए हमने सोचा मेंटल हेल्थ जितनी जरूरी आम इंसान के लिए, उससे कई ज्यादा जरूरी इस हमारे फोर्थ पिलर के लिए, क्योंकि ये फोर्थ पिलर जब हेल्दी होगा तो ये डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रहेगी, तो ही देश आगे बढ़ पाएगा. इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, आप खुद के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अगर होगा, ये चीजें पता होगी कि कहाँ सीख करना है, ये चीजें पता होगी कि कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखा जाए, कैसे अपने आप को मेंटली हेल्दी रखा जाए. फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए हर कोई प्रयत्न करता है, हर कोई अवेयरनेस करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ समहाउ इग्नोर्ड है, और हम इसी के एडवोकेसी के लेकर आपके सामने आज फिर एक बार आए हैं. थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए. मैं आभारी हूँ साइकियाट्रिक सोसाइटी नागपुर का और डॉक्टर सुशील गावंडे सर का, जिन्होंने हमें ये कोलैबोरेशन का मौका दिया, और हम आप लोग जो यहाँ आए हमें सुनने के लिए. स्पेशली थैंक्स विकास वैद्य सर का और प्रवीर वराडकर सर का, जिन्होंने ये सेशन शेयर करने के लिए हामी भरी है. और मैं बुलाना चाहूंगा अभी डॉक्टर श्री लक्ष्मी को, जो कि हमारे आज के चीफ गेस्ट को वेलकम कर सके. डॉक्टर श्री लक्ष्मी, ओवर टू यू. थैंक यू सर. तो शुरुआत तो हो गई. वी हैव आवर वेलकम रिमार्क्स फ्रॉम बोथ, बट अभी है इंट्रोडक्शन जो है हमारे चीफ गेस्ट
जो आई डोंट थिंक इंट्रोडक्शन की उनकी जरूरत है। हमने जैसे विकास वैद्य सर को उन्हें अभी वेलकम करते हुए सुना, आई थिंक आप सब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। He is the dynamic medical superintendent of AIIMS Nagpur, Dr. Manish Srigirwar. Sir, I welcome you to please announce today's CME Open and say a few words. Good afternoon, everybody. First of all, I must congratulate Dr. Sushil Gawande, Dr. Nimborkar sir. They are constantly doing so many activities across the Vidarbha, across the Maharashtra, and organizing various programs for mental health awareness. And that is, I think, that is the need of hour basically to start this activity. And another thing, today's chairperson, Vikas, he is very devoted to medical fraternity. So with the help of Vikas, we have carried out so many constructive programs, constructive work across the medical college, whether it is the GMC Nagpur, whether it is the IGMC or Yavatmal. He's always with the positive side of the, and he's very much devoted to patient care also. And his concern for various development, various projects in super specialty hospital or Yavatmal. So his devotion to medical field is really commendable. And I'm proud that he's my friend, he's my batchmate, and he's always there whenever anybody needs any help in medical profession. So I congratulate Vikas Vaidya and another my friend Dr. Praveer. He's very dynamic. He has started the MD psychiatry course, which is very rarely started in medical college. So I congratulate Praveer for his commendable job in government setup, and he is really a force. And the theme, another, I'm very happy that Dr. Neha, so after so long time, I came across the Neha, and I'm very proud that she's a speaker for this program. So it is always a satisfaction. It gives a satisfaction to teacher whenever he says ki Dr. Neha is a speaker, Dr. Sueg is organizing, Sushil is doing this activity. So this is the moment of happiness for any teacher. So thank you very much to my dear students. And another thing is this program is specially organized for the journalist. तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की journalists, they are under tremendous stress. They came across the murder story, they came across the rape story, the brutal murder, and everything they are going through. We know they are doing these jobs in 10 to 20 years. पुष्कळ जर्नलिस्ट माझे मित्र सुद्धा आहे. दे आर सेइंग कि हमें तो कुछ होता नहीं, हम तो ये रूटीनली है. बट यू नो इट इज ऑलवेज द स्ट्रेस लाईज अंडरलाईन, ते दिसत नाही आपल्याला. सो आम्ही पुष्कळदा त्या जर्नलिस्टशी बोलतो, तर मला सुद्धा वाटते की दे नीड सम काउन्सिलिंग बेसिकली. कारण ते खूपदा सांगू शकत नाही की आय एम फेसिंग दिस प्रॉब्लेम, आय एम हॅव्हिंग दिस प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ देअर रेप्युटेशन अँड ऑल दॅट. तर ते हेजिटेशन थोडं निघालं पाहिजे. आणि मला हे आवडलं की सुशील आणि सुयोग हे दे आर maintaining a good rapport. Praveer also, he is the friend of so many journalists. So this is a good sign that you are doing a friendship with the journalist and they are getting help at the time of crisis. So this is very important. एक गोष्ट सांगू इच्छितो मी की एकदा एक गाय जंगलात गेली. कुणाला माहिती असेल स्टोरी, आय डोंट नो, बट आय वॉन्ट टू टेल टू जर्नलिस्ट. गाय जंगलात गेली, जंगलामध्ये ती डीप जंगलामध्ये गेली, तिला तिथे वाघ दिसला. त्या वाघाला बघून ती गाय धावायला लागली. ती गाय धावत असताना ती एका दलदलीमध्ये फसली. वाघाला वाटलं ह्या गायीला तुम्ही पकडणारच आहे. वाघ सुद्धा तिच्या मागे गेला, तो सुद्धा दलदलीमध्ये गेला. वाघ दलदलीत डीप जायला लागला, गाय पण जायला लागली. 4 वाजता 5 वाजतापर्यंत गायीच्या लक्षात आलं की आपण आता फसलेलो आहोत. आणि वाघाच्याही लक्षात आलं की आपण सुद्धा दलदलीत फसून गेलेलो आहोत. दोघंही काही हलत नव्हते. पण वाघ हा टेन्शन मध्ये होता की माझं काय होणार आहे. पण त्याच वेळेस गायीला लक्षात आलं, गाय एकदम रिलॅक्स होती. म्हणजे तिला काही स्ट्रेस नव्हता. कारण तिला माहित होतं की माझे मित्र येतील, माझा मालक येतील, माझे आई वडील येतील, मला शोधायला येतील कोणीतरी. आणि खरंच तिच्या म्हणण्याप्रमाणे काय झालं, 5:30 वाजता अंधाराच्या वेळेस बरोबर तिचा मालक शोधायला लागला, माझी गाय कुठे गेली. वाघाला जो इगो होता की आय एम अ किंग ऑफ द जंगल, वाघ तिथेच दलदलीत फसून राहिला. गायीला तिचे मित्र आले, तिचे पॅरेंट्स आले, गायीला हात दिला, गायीला घेऊन गेले ते घरी. मेसेज सांगायचा म्हणजे दलदल इज अ कॉम्पिटिशन अमंग आवर सेल्फ. वाघ, टायगर इज टेलिंग अस द इगो. आमच्यामध्ये जो इगो आहे की आय एम अ सर्वा, मीच सर्वात मोठा मीच आहे
आय डोंट नीड एनी ऍडवाइस फ्रॉम एनीबडी. हा जो मीपणा आहे आपल्यामध्ये तो वाघ दाखवतो. तर माझं सजेशन असं आहे की आपण गाईस की आपल्याला कधीही दलदलीमध्ये फसलो आपण, आणि दलदल कॉम्पिटिशन आहे, डिफिकल्ट सिच्युएशन, एव्हरीबडी वॉन्ट टू अचीव्ह एनिथिंग. ही दलदल ही कॉम्पिटिशन आहे, पण कॉम्पिटिशन राहून आपण हेल्दी कॉम्पिटिशन करायला पाहिजे, आणि गाई सारखे आपले मित्र, आपले आई वडील आपल्याला मदतीला धावायला आले पाहिजे. सो दिस इज अ हेल्पिंग हँड. हा एक माझा मेसेज आहे की तुम्ही असं हेल्पिंग हँड नेहमी तयार ठेवा. शेवटचं सांगतो, बहिणाबाईची एक कविता आहे, मन वढाय वढाय. त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की मन पाखरू पाखरू त्याची काय सांगू मात, आता होत भुईवर गेलं आभायात. त्या काळात बहिणाबाईंनी मनाचं, हे मनाचे रोग आहे, हे मनाचं खेळ आहे, पूर्ण हा मनाचा संसार आहे. तर या मनावर तिने म्हटलं की मन एवढं एवढं जेवढा खाकसाचा दाना, मन केवढं केवढं त्यात आभाया मावेना. म्हणजे तिने त्या काळात मनाची अवस्था, आपण आता मनावरच काम करत आहे, मनाच्या विचारावरच काम करत आहे आपण. आणि देवा असं कसं म्हण, असं कसं रे घडलं, कुठे जागपणी तुले असं सपन पडलं. मला वाटतं एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. आणि माय बेस्ट विशेष टू PSN अँड डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्री, एम्स नागपूर, अँड दिस CME you can now start. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much for those kind words and that fantastic story, and ending with बहिणाबाई. बहिणाबाईचं जे अभंग गायलात सर, ते खरंच फार उत्तम. ऐकलंय मी याआधी पण लहानपणी असताना, परंतु सायकॅट्रीत आल्यानंतर आज परत पहिल्यांदा तुमच्या तोंडीनं ऐकायला मिळालं. भाग्यवान समजतो स्वतःला. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणि यासाठीच एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सर आमच्याकडे, आता सगळं काही डिजिटल झालं ना सर, तर मेमेंटो पण आजकाल डिजिटल असतो. तर सर हा आपल्यासाठी डिजिटल मेमेंटो सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तो श्रीलक्ष्मी, ओव्हर टू यू. Thank you, sir. So a big thank you to Shri Girivar sir for खूप म्हणजे खूप बिझी असतात सर, तर त्यांच्या एवढं व्हॅल्युबल टाइम मधून ही गेव अस हिज 5 minutes and his words of wisdom. So we are very thankful to him for the same. And we will now start with the proceedings of the CME. So I would be first honored to call our 2 chairpersons. Mr. Vikas Vaidya, who again I think is someone who needs no introduction, senior journalist and principal correspondent for the Hitwada paper, and Dr. Praveer Varadkar, who is a senior consultant psychiatrist from Nagpur, ex-professor and head of Department of Psychiatry at IGGMC, GMC Nagpur and GMC Chandrapur, with a teaching experience of more than 20 years. And a keen interest in spirituality, where he has currently dedicated to the study and teaching of the Vedanta. So we have our 2 chairpersons here with us, and I request them now to continue with the proceedings, introduce our speakers and start the talk. Sir, over to you. Yeah. Today, first of all, I am very thankful to giving me an opportunity to chair a very important session for our journalist friends. Today, as Manish has already introduced the topic, so nothing to add much, but definitely like nurses, like doctors, like police, the journalists are also always in the tension. They are always at completing the deadline, and in that process they are racing against the time to complete their job. And it's very important, like silent killer, the blood pressure, the diabetes, the stress is also the silently killing us. So it's important for journalists to know what is making them jittery, what is making them in anxiety. So we have today 2 eminent female mental health professionals who are going to deliberate and enlighten us. To first, I call upon Dr. Neha. She will be speaking in general about the scenario of the mental health issues
among journalists and reporter. It's really creditable to introduce Neha, that she is now consultant in general psychiatry for last 6 years. She has been graduate from Nagpur and done her MD from, I think so, Goa. She is gold medalist throughout and in MBBS as well as in MD. And she has won so many papers in various conferences, presented, as well as proud to present her paper at World Congress of and the Cultural Psychiatry in New York in 2018. And she is a regular columnist at Nation Next. After her talk, Vikas will be introducing the next speaker. So I call upon Dr. Neha to present the scenario of mental health issues among journalists and reporters. Thank you. Thank you for that introduction, sir, for that wonderful introduction. Thank you, Team PSN, for giving me the opportunity to speak about this and interact with the journalist fraternity on this topic. To be honest, I had never really thought about this topic too much, but when I started reading up about it, towards the end of it, I was worried कि मैं 20 मिनट में कैसे finish करने वाली हूँ, because I came across just so many things and so many articles which speak about mental stresses in journalists and reporters. So, like Sir said, I'm going to be talking about what are the common emotional or psychological problems these people face because of their profession. Right. So I will be talking about these points, about the work-life balance, about emotional involvement issues, moral and ethical dilemmas, guilt reactions, delayed reaction, safety concerns, burnout, and then more core psychiatric issues like substance use, anxiety disorders, depression, and post-traumatic stress disorder. जर्नलिस्ट लोगों का काम है दुनिया भर की न्यूज को सब तक पहुंचाना, which means कि उनको फ्रंट लाइन पे रहना पड़ता है. They need to be in the thick of things. इन इमेजेस को देखिए, ये इमेजेस इतनी आइकॉनिक हैं कि मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से डिजास्टर या ट्रेजेडी की इमेजेस हैं. ये इमेजेस हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो चुकी हैं क्योंकि इनकी इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा है. सो अगर हमें ये इमेजेस देख के इतना इम्पैक्ट हुआ है, तो सोचिए कि जिन लोगों ने इन इमेजेस को कैप्चर किया है या इन इवेंट्स को रिपोर्ट किया है, उन पे इनका इम्पैक्ट कितना रहा होगा. सो जैसे कि सर ने कहा, इस प्रोफेशन में कई लोग बहुत रोबस्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप कर लेते हैं, बट कई लोग साइलेंटली भी सफर करते हैं. जर्नलिज्म इज सपोज्ड टू बी अ माचो इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में अपनी वीकनेस दिखाना बहुत मुश्किल है. लोग जेन्युइनली वर्क असाइनमेंट्स मिस करने के बारे में वरी करते हैं, या फिर जस्ट एज इन द इंडियन सोसाइटी ऑन अ होल साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ के इशू को ब्रोच करना इस फ्रेटर्निटी में मुश्किल है, बिकॉज लोग इसके बारे में ओपन अप इजीली नहीं होते हैं. बट कई सीनियर रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में कई डेकेड्स से काम करते हैं, वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि इट्स अ ट्रिमेंडस हाई प्रेशर जॉब. सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कॉमन इश्यूज दैट जर्नलिस्ट फेस. पहला है वर्क लाइफ बैलेंस. मैंने कई लोगों से बात की बिकॉज आई वांटेड टू बेस माय टॉक ऑन रियल टाइम एक्सपीरियंसेस. लोग क्या फेस कर चुके हैं. एंड ये एक पॉइंट है जो मुझे यूनिफॉर्मली सबने बताया कि उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो उन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. आजकल आफ्टर ऑनलाइन वर्क हैज स्टार्टेड, वर्क लाइफ बैलेंस हैज बिकम लाइक द न्यू ट्रेंडिंग टर्म फॉर आईटी प्रोफेशनल्स और फॉर अदर पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली. But for reporters, this problem is there since forever, since decades they are facing this problem. उनके वर्किंग आवर्स इरेटिक होते हैं. अगर आप फील्ड में रिपोर्टर हैं, भले ही वो कोई भी फील्ड हो, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ अ 9 to 5 जॉब. अगर कोई इवेंट है, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है, तो आपको वो कवर करने के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा. फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज पे फैमिली के साथ टाइम मिले ये जरूरी नहीं है.
इनफैक्ट कई रिपोर्टर्स बोलते हैं कि दे आर मोर बिजी ऑन फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज वर्किंग एंड आर अनेबल टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। डेडलाइन का रश, अगर आपके सारे आर्टिकल्स प्लान तरीके से चल रहे हैं देन इट्स ओके, बट अगर कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है या समथिंग लाइक असेंबली चल रहा है एंड आपका डेडलाइन आ रहा है एंड असेंबली में से कुछ न्यूज नहीं आ रही है, तो यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अमाउंट ऑफ टाइम एट योर डेस्क, इन योर ऑफिस, अवे फ्रॉम होम। और ये जो डेडलाइन का प्रेशर कुकर सिचुएशन रहता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको अफेक्ट करता है। आजकल आफ्टर so many online forums are there, after online platforms and e-newspapers have come up, news channels के अपने online channels हैं, everybody is in the rush to break the news। और ये स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है, जहाँ पे रिपोर्टर्स को नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन लीक करना पड़ता है, उसके कारण भी बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है। देन कम्स एक्सेसिव इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। यदि आपको इफेक्टिव रिपोर्टिंग करनी है तो आपको किसी भी इशू के डेप्थ में जाना जरूरी है, राइट? बट जितना आप डेप्थ में जाते हैं उतना आप पर्सनली इन्वॉल्व होने लगते हैं उस असाइनमेंट में, उस पर्सन में, एंड इसके कारण एक इमोशनल टोल आ जाता है। अब ये अच्छा भी हो सकता है बिकॉज इफ somebody wins something, if somebody is celebrating something, it feels like a personal victory, बट ज्यादा कॉमनली ये पर्सनल लॉस या लो फीलिंग के रूप में मैनिफेस्ट करता है। अगर आप किसी ट्रेजेडी से जुड़े हैं, अगर आप कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो यू गेट अफेक्टेड बाय नेगेटिव इमोशंस। एक रियलिटी से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। कुछ लोग जो कल्चर बीट पे काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा उठना बैठना ग्लैमरस लोगों के साथ होता है, इम्पोर्टेंट लोगों के साथ होता है, एंड दे गिव अस दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। तो एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कह लीजिए या स्प्लिट इन रियलिटी क्रिएट हो जाता है, जहां आपका रेगुलर ऑर्डिनरी लाइफ है जो आपकी एक रियलिटी है, और एक आपका ग्लैमरस एस्पेक्ट ऑफ वर्क है जो आपकी सेकंड रियलिटी है। इसके कारण लॉट ऑफ जर्नलिस्ट फेस द रिस्क ऑफ साउंडिंग इगोइस्टिक और एक्चुअली बिकमिंग इगोइस्टिक। जब आप किसी भी इशू के तह तक जाते हैं तो आप कई कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ भी एम्पथाइज कर सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ऐसे केसेस में नक्सल्स के साथ या टेररिस्ट के साथ एम्पथाइज करना, ये स्टांस इज नॉट टेकन काइंडली बाय द सोसाइटी एट लार्ज। सो यू नो, यू फेस एंटेगोनिज्म फ्रॉम पीपल अराउंड यू आल्सो। कई सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि वो सिनिकल हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने इतना देखा है कि ब्लाइंड फेथ रखना या किसी भी चीज को पूरी तरह ट्रस्ट करना मुश्किल है। एंड प्रॉब्लम तब होता है जब ये एटीट्यूड पर्सनल लाइफ में स्पिल होने लगता है। एंड पीपल फ्रॉम द क्रिएटिव बीट आल्सो से कि उन्हें लिटरली विड्रॉल सिम्टम्स जैसे होने लगते हैं बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन अ क्रिएटिव फील्ड एंड आपका उठना बैठना सर्टेन लोगों के साथ है, और जब आपका असाइनमेंट फिनिश हो जाता है या काम बंद हो जाता है, देन यू सडनली एक्सपीरियंस दोस विड्रॉल सिम्टम्स। Moral and ethical dilemmas. As a journalist, you are a news gatherer. आपको हंट करना है, आपको चीजों की डेप्थ में जाना है, बट कई बार दिस कैन ब्रिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी की पर्सनल लाइफ में कितने एक्सटेंड तक डेप्थ में जाना, किसी के पर्सनल डिटेल्स किस हद तक रिवील करना, ये कई बार इस तरह के मॉरल या एथिकल इश्यूज आते हैं। एंड I have read accounts of so many reporters who work with celebrities or with politicians, जहाँ पे उनको लगता है कि उन्हें जिस टाइप का कवरेज करने को कहा जा रहा है, that is according to their personal principles, it can feel unethical, it can feel voyeuristic, but the job demands it, so they have to give in. Guilt. ये अक्सर तब होता है जब आप विक्टिम्स को या उनके फैमिलीज को अप्रोच करते हैं। इसका एक खराब बैकलैश ये भी होता है कि बिकॉज आप उनके सेंसिटिव या पर्सनल टाइम में इंट्रूड कर रहे हैं, दे माइट लैश आउट एट यू। आपको सुनाया जाता है कि आप कितने इंसेंसिटिव हैं, आप स्पेस नहीं दे रहे हैं उनको। आजकल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पब्लिक बैकलैश कॉमन है, पीपल पोस्ट unpleasant comments about reporters and how intrusive they are. तो ये एक गिल्ट भी रहता है रिपोर्टर्स में कि हम किस हद तक किसी के पर्सनल टाइम ऑफ ग्रीफ में या प्रॉब्लम के टाइम में इंटरफियर करें। और एक पेक्यूलियर गिल्ट है जिसे हम सर्वाइवर्स गिल्ट बोलते हैं। ये अक्सर उन लोगों में देखा जाता है who survive some mass casualty. It could be a war, it could be a natural disaster, it could be a bomb blast.
बट ये जर्नलिस्ट्स में भी देखा गया है, बिकॉज जब वो कंटिन्यूअस कवरेज करते हैं इन इश्यूज का, तो ये भावना उनमें भी आने लगती है कि मैं क्यों बच गया, हाउ आई एम सेफ एंड हाउ कम दे आर इंजर्ड एंड हाउ कम दे आर डेड, ये भी देखने मिलता है. देन देयर कुड बी डिलेड इमोशनल रिएक्शंस. जब आप किसी जॉब पर हैं, आपको एड्रेनलिन रश है, यू नीड टू परफॉर्म अ जॉब, यू हैव अ डेडलाइन एंड यू आर 100% इनटू इट. बट कई रिपोर्टर्स बोलते हैं कि एक बार वो जॉब फिनिश हो गया, कि कुछ घंटे बाद जब उसकी इमोशनल रियलिटी सेट इन होती है, तब फिर उन्हें डिलेड रिएक्शंस एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या एंजाइटी या लो फील करना. ये कुछ दिनों बाद भी हो सकता है, जैसे कि किसी विक्टिम के फैमिली मेंबर्स से बाद में मिलना, उन्हें ग्रीव करते हुए देखना, या विक्टिम्स को बाद में इंटरव्यू करना, या फ्यूनरल्स कवर करना, मेमोरियल्स कवर करना. ऐसे इवेंट्स में कई रिपोर्टर्स ये भी कहते हैं दे फील दे कैन अब्सॉर्ब द नेगेटिव इमोशंस ऑफ द पीपल दैट दे आर कवरिंग. Safety concerns. Safety concern takes a big toll on your psyche, on your emotional health. कई कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं, जैसे वायलेंट इवेंट्स कवर करते हैं, वॉर जोन्स में कवर करते हैं, क्राइम बीट पे होते हैं, और या कवरिंग रैलीज, दे वर्क इन ड्यूबियस वर्किंग कंडीशंस. इट्स नॉट ऑलवेज सेफ, इट्स नॉट ऑलवेज हाइजीनिक. पैंडेमिक के बाद इतने सारे रिपोर्टर्स ने कई हॉस्पिटल से रिपोर्टिंग की है, ओवर क्राउडेड वेटिंग एरिया से रिपोर्टिंग की है, रिलेटिव्स के बाइट्स लिए हैं, क्रिमेटोरियम से रिपोर्टिंग की है. सो इस सब के दौरान उनकी फिजिकल सेफ्टी एक बड़ा रिस्क रही है. इसके कारण उन्हें या तो एक्चुअल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसे सिम्टम्स, मतलब छोटे छोटे सिम्टम्स को बड़ी बीमारी से लिंक करना, एट्रीब्यूट करना, या बार बार इस डर में रहना कि मुझे ये तो नहीं हो गया, ये इन्फेक्शन तो नहीं हो गया. दीज आर रियल प्रॉब्लम्स फेस्ड. As far as physical safety is again concerned, जैसे मैंने कहा, public backlash, there's threats which are given to journalists on Twitter or Facebook, or even via personal messaging on WhatsApp, uh, as a result of public backlash. Sexual harassment, which is especially experienced by females in the field. It could be, verbal harassment, it could be sexual assault, or it could even be to the extent of rape. So sexual harassment is another big, huge emotional concern in female journalists. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनमें सेफ्टी कंसर्न ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो ऑफन फील्ड में अकेले काम करते हैं विदाउट एनी सपोर्टिंग स्टाफ, एंड कंपनी पॉलिसीज या इंश्योरेंस उन्हें इस तरह प्रोटेक्ट नहीं करती जैसे स्टाफर्स को प्रोटेक्ट करती हैं. राइट. सो इन सब इमोशनल इश्यूज के कारण, एंड ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टू मेंशन कि सेफ्टी का और एक एस्पेक्ट ये है दैट देयर इज impunity for crimes against journalists. अगर आप डेटा देखेंगे ऑनलाइन जाके, Committee for Protection of Journalists, there are so many murders or assaults which have gone either undetected or which have gone unpunished. So there's a high percentage of impunity against crime in journalists also. जब इस तरह का मेंटल स्ट्रेस होता है, तो वर्क में बर्नआउट होना एक्सपेक्टेड है. बर्नआउट मैनिफेस्ट करेगा लो प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में. अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, तो यू माइट एक्सपीरियंस इनर्शिया. इनर्शिया मतलब जो पुश या मोटिवेशन होता है काम करने का, वो मिसिंग होता है. आपके काम में बहुत एरर्स हो रहे हैं, आप स्लो काम कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है. देयर माइट बी लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एब्सेंटिज्म, आप काम से ज्यादा टाइम ऑफ लेने लगे हैं. देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट विद योर सीनियर्स, वर्क इज ऑफ अ पुअर क्वालिटी एज कंपेयर टू बिफोर, एंड एक कॉन्फिडेंस जो आपका पहले था वो लो हो जाता है. Substance use, this is again a big problem with a lot of journalists. ये स्टार्ट होता है अनहेल्दी हैबिट से. जैसे कई लोग कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे ज्यादा स्वीट खाते हैं या ज्यादा एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं. इट कुड बी दीज स्मॉल अनहेल्दी हैबिट्स आल्सो, एंड इट कैन रेंज अप टिल फ्रैंक ड्रग यूज आल्सो. सो जो कॉमनली यूज चीजें हैं वो हैं ओटीसी, मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जैसे कि एक्सेसिव पेन किलर्स लेना, एक्सेसिव कफ सिरप यूज करना. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसमें सबसे कॉमनली आते हैं नींद की दवाइयां लेना या एंटी एंजाइटी टैबलेट्स लेना.
या फिर illicit substances. It could be something as mundane as tobacco or smoking. It could be alcohol या फिर उसमें proper hard drugs हो सकते हैं जैसे cannabis use है, heroin है, cocaine, LSD, MDMA, anything that you name. Because journalists इनका उपयोग as a coping mechanism करते हैं. When the stress becomes too much, तो इस तरह के substances use करना as a coping mechanism काफी common है. हम स्ट्रेस की जब बात करते हैं हम उसको ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेस से इक्वेट करते हैं, बट जब आपका माइंड, आपकी बॉडी इज अंडर क्रॉनिक स्ट्रेस, उसके कारण फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जनरेट होते हैं. इट कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, नींद के इश्यूज होना, हेडेक्स होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ा रहना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाना, एंड इन सब के कारण रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है ओवर टाइम विद क्रॉनिक स्ट्रेस. सो इन्फेक्शन से जो लड़ने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, या इलनेस से रिकवरी जो होती है वो स्लो हो सकती है. GIT यानी पेट से रिलेटेड सिम्टम्स एक्सेसिव हो सकते हैं. दे कुड बी एसिडिटी, क्रैम्प्स, रिफ्लक्स, नॉशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशंस, गैसेस, ब्लोटिंग, भूख कम हो जाना, यू नेम इट एंड यू हैव इट. देन सेक्सुअल डिफिकल्टीज हो सकती हैं जैसे कि लो सेक्स ड्राइव रहना, लो स्पर्म प्रोडक्शन, इंक्रीज पीरियड पेन फॉर women, infertility issues. And then muscles and bones में there could be aches and pains and low bone density हो जाना. So ये सब physical effects हैं जो chronic stress में रहने के बाद generate होते हैं. Coming to anxiety issues, anxiety बहुत broad term है, but यहाँ पे मैं anxiety disorders की बात कर रही हूँ जो कि generalized anxiety हो सकता है, panic attacks हो सकता है, specific phobias हो सकते हैं. बट अगर आपको एंजाइटी है तो इट माइट शो इन द फॉर्म ऑफ ओवरथिंकिंग. दिमाग बहुत ओवरथिंक कर रहा है, ज्यादातर नेगेटिव डायरेक्शन में. अवॉइडेंस सिम्टम्स, आप स्ट्रेस वाले सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, आप काम को अवॉइड कर रहे हैं, कॉलीग्स को अवॉइड कर रहे हैं. नीडिंग रीअश्योरेंस, बार बार किसी का ये बताना जरूरी हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी काम के बारे में ये फील करना मैं आज नहीं करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी. Constant worrying, lack of patience, memory issues, you become forgetful, you can't concentrate. And physical symptoms, anxiety के physical symptoms जैसे कि racing heart, palpitations, कंपन रहना, sweating होना, dry mouth, etc. फिर आता है डिप्रेशन. डिप्रेशन के 3 कार्डिनल सिम्टम्स हैं. एक है लो मूड, मतलब उदासी रहना. इट माइट बी completely unexplained. आपको ये नहीं मालूम कि आप उदास क्यों हैं, but you just feel low most of the times. लो एनर्जी रहना. एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पहले जो चीजें आपको अच्छी लगती थी जैसे आपकी हॉबीज हैं या दोस्तों से मिलना है, मूवीज देखना है, वो भी करने की इच्छा नहीं होती है. देयर कुड बी अ सेंस ऑफ होपलेसनेस कि चीजें इंप्रूव नहीं होंगी. मूड स्विंग्स हैं, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं. देयर कुड बी एक्सेसिव गिल्ट, आप छोटी छोटी गलतियों को पर्सनलाइज करते हैं. एंड अगेन फिजिकल सिम्टम्स, डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि नींद में तकलीफ, या तो नींद बहुत कम होना या बहुत ज्यादा होना, एपेटाइट गायब हो जाना या बहुत ज्यादा खाना, सेक्सुअल डिफिकल्टीज हो सकते हैं. एंड द लास्ट डिसऑर्डर व्हिच आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये खास करके वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स या क्राइम बीट वाले लोगों में जिन्होंने कोई बहुत ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट देखा हो या एक्सपीरियंस किया हो, उनमें ज्यादातर देखा जाता है. स्पेशली द काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स दैट आई शोड एट द बिगिनिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन. सो ऐसे सिचुएशन से PTSD होने की पॉसिबिलिटी होती है. PTSD कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रीलिविंग, जैसे कि फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स या हॉन्टिंग मेमोरीज. हाइपर अराउजल, आपको नींद नहीं आ रही है, आप स्कैर्ड फील कर रहे हैं. स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, आप अवॉइड कर रहे हैं आइदर उस इवेंट के रिमाइंडर्स को, उस रास्ते से नहीं जाना, उन लोगों को अवॉइड करना. एंड अगेन मूड डिफिकल्टीज लाइक मेमोरी प्रॉब्लम्स, फीलिंग डिटैच्ड और नम, इरिटेबल, एंशियस. सो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं
जो कि जर्नलिस्ट फेस कर सकते हैं और करते भी हैं. So with that, I come to the end of my presentation, and I request Sonakshi to take over and talk about how we can manage these issues better. Thank you so much for your patient listening. Thank you, Neha. It was really wonderful. You have almost covered almost all. It was complete holistic covering of the psychological problem, right from anxiety, depression, and getting correlated with their nature of working. So really, I congratulate you on covering holistically all the problems. And now we shift to our next. Can we have her chart? Yes. Sonakshi, yeah. So the next speaker, eminent speaker, will be Sonakshi Jarwa. She is assistant professor at Department of Psychiatry, AIIMS, Nagpur. She has done her MBBS from New Delhi, Lady Hardinge, and MD from IBHAS. And also, side by side, she has done her DNB Psychiatry. She has many publications to her name and been speaker at various conferences. Her area is the area of interest is community psychiatry and women mental health. So Sonakshi, I invite you to now how to deal with all the problems which Neha has mentioned, which are the regular features of journalists as well as reporter, which they are up till now not aware. Now they are aware. Now tell them how to deal with them. Over to you, Sonakshi. Thank you very much, sir, for the introduction. Just want to make sure I'm audible. Yeah, you're audible. Thank you. Okay, I'll just be sharing my screen right now. All right. Sorry. Right. Okay. Very good afternoon, everyone who's attending. I'm very fortunate to be given the opportunity to talk about on a topic that is very important, very pertinent, yet not adequately addressed. So we'll be talking on trauma and psychiatry, and I'll be dealing with how to deal with mental health issues. I've been given 20 minutes, and I feel the time will not be sufficient to cover, but I'll try to keep it as brief and as concise as possible. So the overview of today's session is we'll start with what trauma and journalism is. Why is it important to know? The impact kya hai? What is the implication of trauma exposure जो हमारे journalist में है? What is trauma informed care in the newsroom? And I would spend at least 1 or 2 minutes on talking about reporting of trauma related events and how your word matters. So ट्रॉमा एंड जर्नलिज्म का संबंध बहुत ही उनको अलग ही नहीं कर सकते हैं. ज्यादातर हम देखते हैं कि ट्रॉमा क्या होता है. ट्रॉमा इज नथिंग बट एक्सपीरियंस ऑफ सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. मतलब एक एक्सपीरियंस या कोई भी इंसिडेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग हो वो इवेंट को ट्रॉमेटिक कह सकते हैं. और जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, कैमरामैन से लेके फील्ड में जो रिपोर्टर्स है, न्यूज रूम में हमारे जो जर्नलिस्ट है, सभी लोग कभी ना कभी उनके लाइफ में ट्रॉमेटिक ऐसे एक्सपोजर या ट्रॉमेटिक इवेंट से दे हैव बीन एक्सपोज्ड. ओके, या तो डायरेक्टली बाय बीइंग ऑन द साइट, या तो वॉर जोन्स में, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, राइट्स को कवर करने में, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, आपके फ्लड्स, हरिकेन, earthquakes, COVID pandemic, lot of other tragedies or accidents, crashes. They themselves have been victims of assaults and detention. So direct exposure होता है बहुत लोगों को, बहुत जर्नलिस्ट में. एक तो डायरेक्ट एक्सपोजर होता है. सेकेंडली इनडायरेक्ट ट्रॉमा. नाउ इनडायरेक्ट ट्रॉमा या सेकेंडरी ट्रॉमा, इट इज थ्रू आपके एक्सपोजर टू विक्टिम्स या सर्वाइवर्स को इंटरव्यू करते समय, वो उस समय का जो ट्रॉमा है. या दूसरा है कि बहुत बार हमें लगता है कि ट्रॉमा उन्हीं को होता है जो ज्यादातर फील्ड वर्क में या जो वॉर जोन कवर करते हैं, बट इवन ट्रॉमा एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल हु आर वर्किंग इन द न्यूज रूम.
बहुत बार जो हमारे जर्नलिस्ट है, जो बहुत सारे उनको विजुअल मटेरियल मिलता है, वीडियोस क्लिपिंग्स मिलते हैं ऑफ लॉट ऑफ हॉरिफिक इवेंट्स, जो कि बहुत बार उनको छांटना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, बार बार वो पिक्चर या इमेजेस को देखना पड़ता है। इसको यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं, और ये भी एक टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है फॉर लॉट ऑफ द जर्नलिस्ट सिटिंग इन द न्यूज रूम। तो ये इनडायरेक्टली या सेकेंडरी ट्रॉमा कहते हैं। The other important thing जो मैं 2 मिनट स्पेंड करना चाहूंगी at the end of the session is कि किस प्रकार से जर्नलिस्ट का इम्पैक्ट है on the victims और survivors of traumatic experiences या जनरल पब्लिक पे। 2 प्रकार से हो सकते हैं, किस प्रकार से आप इंटरव्यू करते हैं, किस प्रकार से अप्रोच करते हैं सर्वाइवर्स या विक्टिम्स ऑफ ट्रॉमा, और किस प्रकार से आप रिपोर्ट करते हैं। वो भी काफी बार ही ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है उन विक्टिम्स या सर्वाइवर्स को, किस प्रकार से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। और जनरल पब्लिक के लिए बहुत बार सनसनी या जो सेंसेशनलाइजेशन करते हैं, किस प्रकार से आप रिपोर्ट करते हैं कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट को, वो भी बहुत बार जनरल पब्लिक को भी काफी ट्रॉमेटाइजिंग होता है। और ये बहुत बार कोविड पैंडेमिक में भी हमने काफी पेशेंट्स देखे हैं जो एंजाइटी या सिम्टम्स के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमने न्यूज देखना बंद कर दिया क्योंकि न्यूज देख के हमारी घबराहट होने लगती है। जिस प्रकार से न्यूज ट्रॉमेटिक इवेंट को डिस्प्ले करता है, किस प्रकार से वो रिपोर्ट किया जाता है। सो दोनों तरह से इम्पैक्ट है। बट आज का जो सेशन है, विल बी टॉकिंग अबाउट डीलिंग विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन आवर जर्नलिस्ट। ओके, सो जैसा देखा गया है, रिसर्च कहता है कि मोस्ट ऑल जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट 80 to 100% हैज बीन एक्सपोज्ड टू ट्रॉमेटिक इवेंट दैट इज वर्क रिलेटेड। और उसमें से देखा गया है कि एटलीस्ट 92% को ये एक्सपोजर बार बार रिपीटेड होता है। बट हमने देखा गया ऑलरेडी कवर, डॉक्टर नेहा भाभी has covered कि क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है हमारे जर्नलिस्ट में, पर हर एक्सपोजर ट्रॉमा क्या वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट होता है, ये हमने देखा नहीं है, राइट। स्टडीज कहता है, पर ज्यादा अधिकतर से मोस्ट जर्नलिस्ट में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है। वो शायद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ना हो, बट डिस्ट्रेस तो काफी लोगों में पाया गया है। एंड बस 11% में पीटीएसडी के सिम्टम्स देखे गए हैं। Psychological distress can vary. It can be sleep issues, anxiety, depression की symptoms, substance use, बहुत सारे symptoms हो सकते हैं। तो बट क्या रीजन है कि जो सब एक्सपोज तो होते 80 to 100%, पर क्यों कुछ लोगों में ही मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, जिससे आप बच सकते हो, और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स जिसमें होता है ये रिस्क फैक्टर्स, उनमें चांसेस ज्यादा होता है कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो। तो रिस्क फैक्टर्स में यू हैव या तो इंक्रीज्ड एक्सपोजर, मतलब जितना ज्यादा समय आप बिताते हो ट्रॉमेटिक इवेंट्स कवरिंग में, या जितना फ्रीक्वेंटली आप ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स को वन आफ्टर द अदर आपको असाइनमेंट दिया जाता है ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स को कवर करने में, तो उसमें ज्यादा चांसेस है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने का। साथ में साथ अगर आपके कोपिंग स्किल्स या ये प्रॉब्लम्स को सामना करने के या उससे उभरने की जो ताकत या क्षमता है वो कम हो, कोप करने की अगर आपके में स्किल्स कम हो, या सोशल सपोर्ट कम हो, ये भी अगर वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है जिसमें से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने का संभावना बढ़ जाता है। सो ऑलरेडी वी हैव सीन कि जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। एंड अब काफी मेरे जर्नलिस्ट में फॉर्चुनेट हूँ कि मैं काफी क्लोजली एसोसिएटेड हूँ विद लॉट ऑफ जर्नलिस्ट। एंड उनकी मैंने देखा कि उनकी ऑलरेडी लाइफस्टाइल या उनकी लाइफ जो है या उनका वर्क है बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज ऑफ वेरियस डिमांड्स। उनके जॉब रोल डिमांड्स होते हैं, उनको डेडलाइंस काफी होता है, बाउंड्री सेट नहीं है बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ। कभी भी ब्रेकिंग न्यूज हमेशा एक है कि कभी कोई भी न्यूज आए, राइट। प्लस इंटरपर्सनल डिमांड भी होते हैं, कंपटीशन हमेशा सा है, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप बनाना, एंड बहुत सारे एथिकल इश्यूज रिपोर्टिंग के, वो भी काफी स्ट्रेसफुल होता है। प्लस फिजिकल डिमांड्स, ऑन द फील्ड जाना है या बिजी वर्क रूम्स या बिजी न्यूज रूम में वर्क करना है। उनकी वर्किंग कंडीशन भी है, जैसे लॉन्ग आवर्स है, जॉब इनसिक्योरिटी है, लो पे है। और उसके अलावा भी उनकी डेली लाइफ की भी डिमांड्स है, पर्सनल लाइफ की भी स्ट्रेसेस है। तो ये सब काफी डिमांड्स काफी ज्यादा है। और पर ये वर्क लाइफ बैलेंस को बरकरार रखने के लिए 2 चीजें हैं कि आपको अंदर से जो इंटरनल रिसोर्सेज है आपके, जिसको बोलते हैं कोपिंग स्किल्स, या आपका सपोर्ट सिस्टम, और रेजिलियंस जिसको बोलते हैं कि एबिलिटी टू बाउंस बैक। मतलब जैसे रबर बैंड होता है कि जिसको आप खींचते रहते हो, टेंशन में रबर बैंड खींच तो लेगा कुछ टाइम के लिए, आप छोड़ देते हो तो वापस से बाउंस बैक होता है।
मगर वही रबर बैंड अगर बहुत टाइम तक स्ट्रेसफुल या उसको टेंशन देते रहेंगे, खींचते रहेंगे, वही रबर बैंड वापस से बाउंस बैक करने को टाइम लगता है, और अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है तो रबर बैंड टूट भी सकता है। तो बहुत बार लाइफ में ये जो वर्क लाइफ, ये जो बैलेंस है, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। एंड ये वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस रखने में दो चीज कर सकते हैं, या तो डिमांड को कम कर सकते हैं, और या तो आपके जो इंटरनल रिसोर्सेज को है वो है इसको इम्प्रूव करने में। अब डिमांड जो है बहुत बार वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कम नहीं कर सकते। ये लाइफ की जो स्ट्रेसेस है, आपकी जो वर्क रिलेटेड डिमांड्स है, वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे, मोस्ट लाइकली हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो चीज हम वर्क कर सकते हैं वो है हमारे इंटरनल रिसोर्सेज, जो कि आपकी कोपिंग स्किल्स है, राइट, आपकी सपोर्ट सिस्टम है और रेजिलियंस। तो इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, राइट। सो अभी हमने देखा है कि हमको ये फर्स्ट स्टेप है, जब भी हम ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर की बात करते हैं, हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, रियलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप रियलाइज करना है कि ट्रॉमा आप एक्सपोज है, एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत ही ज्यादा एक्सपोज है टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स, और ट्रॉमा का इफेक्ट भी होता है मेंटल हेल्थ पे। ये रियलाइजेशन और एक्सेप्ट करना कि ये हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। आप रियलाइज करते हैं तो सेकंड स्टेप है कि रिकग्नाइज करना कि इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या है। अगर आप कोई भी ट्रॉमा से एक्सपोज होता है तो उनके अंदर कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं, उसको पहचाना, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ब्रीफली। रिकग्नाइज करने के बाद रिस्पॉन्ड कैसे करना है ना। हर ट्रॉमा एक्सपोज सिम्टम्स या साइन के लिए आपको तुरंत ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा देखा गया है कि ये सपोर्ट सिस्टम अगर आपके वर्क प्लेस में हो, ये रिस्पॉन्स पहले आपके कलीग्स या आपके सुपरवाइजर, मैनेजर्स या एडिटर्स भी कर सकते हैं। एंड थर्ड लास्ट स्टेप इज, ऐसा इतना करिए कि वो री-ट्रॉमेटाइज ना हो, राइट। मतलब जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज है या उनको ऑलरेडी ये साइन सिम्टम्स है, उसको पहचान के उसको रिस्पॉन्ड करे और उसको ऐसे तरीके से डील करे कि वो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े, राइट। तो ऑलरेडी हमने देखा कि ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद बहुत सारे अलग फीलिंग्स हो सकती है। बहुत लोग एक्सप्रेस करते हैं कि आफ्टर एन असाइनमेंट वो बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े, गुस्सा, गिल्ट लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाएगा, और अलग बहुत सारे फीलिंग्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, चक्कर जैसा लगना है, सांस तेज हो जाना है। ये जो रिएक्शन है जो कि पोस्ट इवेंट देखा गया है, ये सब नॉर्मल रिएक्शन है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, ये बॉडी का अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई डेंजर होता है तो वो अलार्म ऑन हो जाता है, और यही अलार्म सिस्टम की वजह से आज हम मनुष्य जीवित है। वरना हम बहुत ही पहले, हम आज के दिन नहीं रह पाते, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमें वहां से, ये बॉडी का अलार्म सिस्टम है कि झट से वहां से भाग जाने की, फ्लाइट और फाइट रिएक्शन होते हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर यदि कभी ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं शुरुआत में, तो ये नॉर्मल रिएक्शंस है। एंड बाकी जो सिम्टम्स ऑलरेडी डॉक्टर नेहा भावे ने थोड़ा सा कवर कर लिया है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगी। पर सिम्टम्स के साथ साथ बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि उनकी मन उदास रहना, उनको नेगेटिव थॉट्स आना, बट साइंस आपको पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके वर्क प्लेस में आप कैसे पहचानेंगे कि किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है। नंबर 1, यू कैन नोटिस बाय कि वो थोड़े से चेंज इन बिहेवियर दिखता है, राइट। थोड़े से आइसोलेट होने लगते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात करते हैं, या कुछ लोग अवॉइड करते हैं, उनकी डेडलाइंस मिस होते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाता है, राइट, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, राइट। और जिन लोगों में आते हैं फ्रेंड्स या कलीग्स, आपने नोटिस किया कि अगर दे स्मोक और ड्रिंक, कुछ लोग ये न्यू हैबिट डेवलप करते हैं या उनका इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ साइंस है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, न्यूज रूम में, दैट पॉसिबली इनको ट्रॉमा रिलेटेड कुछ मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज हो रही है। तो करना क्या है, आपने आपने रियलाइज किया, आपने रिकॉग्नाइज किया, आप क्या कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आपने रिकॉग्नाइज किया ये साइंस और सिम्टम्स को, यू हैव द टॉक। सिंपल न्यूमोनिक है, आर यू फाइन। फाइन मतलब फर्स्ट इज F इज फॉर फैक्ट्स, मतलब उनसे बात करना, राइट। टॉक टू देम, फैक्ट्स पूछना कि उस इंसिडेंट के बारे में वो क्या शेयर करना चाहते हैं, इंसिडेंट के बारे में, फैक्ट्स, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑल अबाउट द इंसिडेंट। सेकंड स्टेप इज इम्पैक्ट। उस इंसिडेंट का उस टाइम पे उनकी क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थे, राइट। उस समय जब वो इंसिडेंट हुआ था तो क्या फीलिंग्स थी उस समय। उसके बाद है एंड फॉर नाउ, अभी इस वक्त ये इंसिडेंट को टाइम हो गया, अभी कैसे फील करते हैं, अभी किस प्रकार के विचार है, और क्या अभी क्या शेयर करना चाहते हैं उसके बारे में। एंड लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सुनने के बाद आप एजुकेट करें। अब एजुकेशन में कहना सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये रिएक्शन जो फील कर रहे हैं ये नॉर्मल है, ये
इंसान होने के नाते, ये एक्सपीरियंस होने के नाते, ये सब में ये फीलिंग आ सकती है। इसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप वीक हो या आप प्रोफेशनली इनकेपेबल हो। बहुत बार जर्नलिस्ट को लगता है कि अगर मुझे आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इट, इसलिए मैं इमोशनल हो जाता हूँ, विच इज नॉट अ करेक्ट थिंग। इट यू आर ह्यूमन एंड देयरफॉर ये रिएक्शन फील करना इट्स वेरी नेचुरल। ये इनको गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है, राइट। एंड उनको ये बताना है कि ये समय के साथ कम हो जाता है, यदि नहीं भी होता है हेल्प अवेलेबल है। देयरफॉर सबको एटलीस्ट एज अ सुपरवाइजर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, उनको आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर ये सब तकलीफ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का हेल्प सीख करिए। तो ये इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर डीलिंग विद इट। कभी असाइनमेंट करने से बहुत ब्रीफली बिफोर असाइनमेंट, ड्यूरिंग असाइनमेंट एंड आफ्टर असाइनमेंट में क्या क्या टिप्स आप कर सकते हैं वो थोड़ा बताती हूँ। समटाइम्स बिफोर असाइनमेंट, ये मोस्ट ऑफ द रिसर्च है जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स में अभी जो शेयर कर रही हूँ, मैंने देखा इंडिया में बहुत ही कम काम हुआ है इससे, और ज्यादातर ये यूएस के रिसर्च या एविडेंस में निकालू कि उनके वहाँ पे ऑलरेडी चीजें प्लेस में है। दे ऑलरेडी हैव मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज या एक प्रोटोकॉल है उनके मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डील करे। आई डोंट नो इंडिया में अभी वो चीज लागू है या चल रहा है, बट आई फील ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है कि आप असेस करिए कि कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट कवर करने से पहले कि उसमें रिस्क क्या है, राइट। अदर एनी रिस्क ऑफ डेथ या कोई इंजरी हो सकती है फिजिकली, राइट। और उसमें आप ये रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब भी आप कभी भी असाइनमेंट में जाते हैं तो सब अपने साथ कैमरा, नोटपैड, टेप रिकॉर्डर तो लेके जाते हैं। तो ये टूल किट लेके जाते हैं, पर हमेशा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल टूल किट भी ले जाना जरूरी है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट। तो अगर आप कोई सीनियर हो या सुपरवाइजर हो, राइट, यू हैव टू नंबर 1 किसी को भी असाइनमेंट के लिए भेजते सबसे इवैल्यूएट करें कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल रिस्क क्या है वो इवेंट का। द अदर थिंग इज दैट उनको इन्फॉर्म करना है। बहुत सारे जर्नलिस्ट स्पेशली न्यूअर वंस ऐसा बताया गया कि उनको कभी सिखाया नहीं गया कि ट्रॉमा रिलेटेड ऐसे सिम्टम्स होते हैं या ऐसे भी इम्पैक्ट होता है। तो इनको इन्फॉर्म करना है कि फिजिकल रिस्क क्या हो सकते हैं, इमोशनल रिस्क क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट बनाए रखिए कि कभी भी अवेलेबल हो कि वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको, राइट। एंड सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज को हमेशा रेगुलरली अपनाना है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहे, एक्शन प्लान रेडी रहे, और याद रखना कि ये मैराथन है और 100 मीटर रेस नहीं है कि पूरी एनर्जी आपने इस पे स्पेंड कर दी है। सो एंश्योर कि आपका डाइट ठीक हो, स्लीप ठीक हो, आप ब्रेक्स लीजिए, राइट। अपनी खुद की लिमिट्स और ट्रिगर्स और वीक पॉइंट्स को समझिए, ओके। बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक काम यहाँ तक है, उसके बाद जो ब्रेक रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दूसरा एक पॉजिटिव, ये बहुत देखा गया है कि बहुत बार अगर आप डर के जाते हो असाइनमेंट के लिए तो ज्यादा चांसेस है मेंटल हेल्थ इश्यूज होने का। तो हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखना है, और कोई भी क्राइसिस आती है तो उसको एक चैलेंज की तरह लेना है। एंड याद रखना है कि देखो आपका पर्पस क्या है अपने प्रोफेशन का, ये जो आप कर रहे हैं जो काम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और ये हमेशा रिमेम्बर करना है कि आपका जो मेन पर्पस क्या है आपका प्रोफेशन का। ड्यूरिंग दी असाइनमेंट अगर यदि आप उस टाइम पे इवेंट पे हो और एक्सपोज होते हो ट्रॉमा, तो सबसे पहले अपने आप को स्टॉप, लुक एंड लिसन, ओके। कंपोज योरसेल्फ, ब्रीथ। बहुत बार ब्रीदिंग एक बहुत इजी टेक्निक है जो आप कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। टेक योर टाइम, बी पेशेंट, right? Help and support before you can report. ये बहुत important है. Remember that you are a human being first and then journalist. Take break. अगर assignment बहुत लंबे duration तक है, break लेना important है. Self care important है. अपने family members या friends या colleagues के साथ connect रहना important है. And share and talk. Do not bottle up in. Right? तो ये during the assignments important है. And after the assignment अगर वो some important point जैसे हमने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हैं तो आप ब्रीथ कर सकते हैं, राइट। तो पॉजिंग एंड ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेयर पे है, इफ यू आर एट योर रूम डूइंग एन असाइनमेंट, सिट कंफर्टेबली एज पॉसिबल, स्ट्रेटन योर स्पाइन, ग्राउंड योरसेल्फ, अपने दोनों पैर को जमीन पे रखिए, एंड ब्रीथ इन स्लोली थ्रू योर नोज, expand your stomach and breathe out and take your stomach in. So this is some of the ways you can relax. I just want to ask how much time do I have, because am I running out of time? Do I have right? Sonakshi, you can wind up now.
Right. I'm almost towards the end. Right. And if you feel very overwhelmed, you can leave the room or do some exercise. So ये post the event अगर assignment के बाद बहुत बार rush करते हैं transcription करने में, वो नहीं करना है. Take your time, right? Decompress, recharge, relax is very important. Okay? Self-care strategy is important. Staying connected, all the similar symptoms are towards the end, and don't bottle up your feelings. And avoid using substances to cope. Also monitor for delayed reaction, right? And if you're a supervisor, try and keep your rotation ho. Hamesha ek hi traumatic event one by one cover na kare, right? So these are some of the important things. Keep checking on your friends and colleagues at your workplace. So good news is that most people can cope well with the trauma, right? And but this will nahi ho pa raha hai, तो ये याद करना है कि help is available, right? And being open to emotional experiences can make you a better reporter, right? I will just take 2 minutes more. I think I will come to the most important part that I wanted to focus is how words matter and how reporting, how the way you report becomes very important in terms of mental health care, right? So recheck your facts, okay? Understand why the story is important. Always ensure कि respect, empathy और care हो जब interview कर रहे हैं. न्यूज मेंटल हेल्थ और सुसाइड पे कभी सेंसेशनलाइज ना करें. अवॉइड वर्ड्स जो स्टिग्मेटाइजिंग और डेरिगेटरी. मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा. तो जिस तरीके से वर्ड्स यूज करें वो उस पर ध्यान देना है. जैसे स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन नहीं बोलना है, पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. और ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं पेशेंट कमिटेड सुसाइड. तो कमिटेड मतलब इंडिकेट अ क्राइम, तो ये वर्ड यूज नहीं करना है. उसे कहना है कि पर्सन डाइड बाय सुसाइड. And I don't know if many people are aware, but the PCI has 13th of September 2019 में गाइडलाइन अडॉप्ट किया है कि कैसे सुसाइड को कैसे रिपोर्ट करें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें अपने माइंड में रखना है कि आप जिस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसे मेथड ना मेंशन करें, उनकी डिटेल्स ना बताएं किस प्रकार का आपका सुसाइड किया गया है. सेंसेशनल या मेन हेडलाइन ना बनाए, उसको फ्रंट पेज न्यूज ना बनाए, राइट? एंड फोटोग्राफ्स और ये सब चीजें ना यूज करें. तो आई थिंक ये सब अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप रिपोर्ट करें, क्योंकि वो भी ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है आपके विक्टिम्स को और सर्वाइवर्स को, राइट? सो I think the take-home message is that work-related exposure to trauma is associated with mental health difficulties. ये emotional reaction sign of weakness नहीं है, but ये of being human है. It's very natural. अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला स्टेप है रिकग्निशन और मैनेजमेंट के लिए. केयर वर्क प्लेस पे शुरू हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस किस प्रकार से आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है. एंड आप कोलैबोरेशन इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यदि आप स्टिग्मा को फाइट करना चाहते हो और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं. थैंक यू. आई नो इट वाज अ वेरी वास्ट टॉपिक. आई ट्राइड टू summarize as much as possible and I think I'm done with my talk. Thank you. Sonakshi, you have done justice to your topic. In fact, अब आप सब लोग जैसे 3 Idiots में कहा था all is well, तो आप अब से कहना शुरू करेंगे all is fine. So fine is something you must know what Sonakshi has just taught you about the facts, about the information, how you are right now feeling, and then go to anytime if you are not fine. We all neighborhood friendly psychiatrists are available around the clock for you. You can approach anyone anytime and we are there to help you. So I hope all of our reporters, journalist friends have now been updated on their so-called hidden stress with which they are dealing up till now and were unaware. I will ask my dear friend Vikas to sum up and tell his friend the parting message. Over to you, Vikas Vaidya sir. Thank you so much, Dr. Varadkar sir, and thank you so much, Dr. Sushil sir, for giving me this opportunity. Thank you, Manish, for using words for me. I don't know, I mean, how far, I mean, I'm really doing that kind of job. But yes, I mean, I have made it a point that my journalism should be very constructive. And I must appreciate both Dr. Neha and Dr. Sonakshi.
the kind of points they touched, really, I mean, I'm impressed because there are some points of which I am also not aware that definitely we carry such kind of stress. Of course, I mean, I also feel that stress. This is about the stress we journalists face. Stress is otherwise everywhere, but there are 2-3 points. I mean, we have two our colleagues, Mr. Devendra Gawande. He's editor of the Lok Satta Nagpur edition, and actually under him I started my journalism at Chandrapur, and I welcome him, Mr. Devendra Gawande. And there is one more journalist, Mandar Morone. Mandar Morone represents Maharashtra Times. He was earlier with Hitvat, so I know him very well. See, there are, I mean, whatever you discuss, Dr. Neha, and in particular, Dr. Neha's presentation was superb. Absolutely. I mean, whatever points she, I feel that she has studied a lot. I mean, she has go in depth in journalist life. One thing I must tell you that I am fortunate for one thing. My father had told me that to wake early, even if I sleep at 2 o'clock, 3 o'clock. He told me that if you wake early, then your biological clock will be proper. So I am following that, and I am feeling healthy and all. But definitely we have this kind of stress, whatever Dr. Sonakshi and Dr. Neha mentioned. हमें जैसे एक वाइड होता है हमारे इसमें एक वाइड जैसे हम लोग बहुत सेलिब्रिटीज और बाकी सारे लोगों से क्लोज आते हैं, तो एक क्लाउड 9 जो बोलते हैं ना, क्लाउड 9 पे रहते हैं, बट देयर इज वन लोनलीनेस because everybody is not the afraid. Whatever we express or whatever we say anything, we get open up. So वो हम केवल फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोगों को फ्रेंड होते नहीं है एकदम क्लोज इसमें, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नेहा जी ने उसमें उनके प्रेजेंटेशन में किया है, जिसमें हम लोगों को एक जो टाइमिंग होता है हमारा, एक बहुत अननेचुरल टाइमिंग होता है. शाम को हमारा जॉब शुरू होता है, और मैं हमेशा अभी कितने साल से, मुझे 25 साल के ऊपर हो गया जर्नलिज्म में, तो 5:30 बजे जब लोग घर में जाते हैं एंड दे स्पेंड इवनिंग विद देयर फैमिलीज, तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता. तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस इसमें होता है. बट जर्नलिज्म का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू लेडीज डिस्कस्ड, जो जॉब का जो होता है, असाइनमेंट होती है, हमको हमारा काम करना पड़ता है, नाइट ड्यूटीज होती है. जैसे हमने एक बार देखा था, हमारा पेज 1 बजे कंप्लीट हो गया था और हम लोग निकले, और हमारे हितवाद के सामने एक फ्लाईओवर जो है, बर्डी फ्लाईओवर, वहां पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ. और मतलब वो लड़के, एक बाइक पे जा रहा था लड़का, उसको कोई स्कॉर्पियो टकराई और वो लिटरली डाइड, और वो पूरे उसके बॉडी के पीसेस बिखर गए थे हर जगह पे. So my editor also, he was about to go home. Then we all went on flyover and literally we collected those pieces. और हमने वापिस आके, हमारा जो पेज बन चुका था, जब हम हमारे घर में जाने के मूड में थे, बट वो पेज पूरा हमको बदल के सब लोग अपना अपना पॉइंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इसमें एक बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बाहर में बहुत यू विल फील इट इज बिहार, बट एक्साइटमेंट रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है.
जैसे गोवारी का एक सबसे बड़ा स्टैम्पेड हमारे यहाँ पे हुआ था 1993 में। इट वाज इन दिसंबर, ये अपने यहाँ पे विंटर सेशन था और 114 लोग स्टैम्पेड में मारे गए थे। इट वाज वेरी हॉरिबल, बट देन वी कवर्ड दैट इवेंट। तो एक जो ये होता है कि ये सारे काम करने के साथ साथ एक दूसरा एक होता है, हमको हमारा अपग्रेडेशन करना पड़ता है, हमको अपडेशन करना पड़ता है हमारा। उसके लिए जो हमारे राइटिंग स्किल्स है, जैसे मेरे फणशीकर सर जो है हमारे एडिटर, वो हमेशा कहते हैं कि आज जो कॉपी हमने लिखी है तो दूसरे दिन की कॉपी ये उससे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए रीडिंग करना है, राइटिंग का स्किल बढ़ाना है, फिर अलग अलग रिपोर्ट्स लिखना है। हमारे जर्नलिज्म में जितने लोग बड़े बड़े लोग जो है उनको पढ़ना है। तो क्योंकि हमारा जॉब का एक सबसे बड़ा ये है कि बाकी जॉब की तरह हम आज का काम ये कल पर नहीं धकेल सकते। अगर आज मर्डर होता है तो वो मर्डर का रिपोर्टिंग कल करेंगे तो हम लोग कंपटीशन में पीछे आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव ये, और इट्स अ परफॉर्मिंग इंडस्ट्री। ये जरूरी नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बोलेंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, नो। लेकिन ये परफॉर्मिंग इंडस्ट्री होने के कारण अगर मैं अपना एक्सेलेंस दिखाऊंगा नहीं, मैं अगर अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरी राइटिंग स्किल नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं पीछे आ जाऊंगा। डेफिनेटली माय जॉब विल बी देयर, नो प्रॉब्लम, बट ये जो एक्सेलेंस का जो इशू होता है और टाइम फ्रेम में देना, क्योंकि भाषा में अगर कुछ गलती हो गई थोड़ी सी, एक आधा वर्ड इधर का उधर अगर हो गया, या कई बार ऐसे होता है कि समझो मान लो कि हम ऑबिचुरी पब्लिश कर रहे हैं, डेथ न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि ऐसा हुआ है कि किसी और का फोटो, जो जिंदा आदमी होता है उसका फोटो वहां पे लग जाता है, और दूसरा जो दिन रहता है वो दूसरा दिन, यानी ऐसा लगता है कि धरती माँ अपने को समा जाए, लिटरली इतना बड़ा स्ट्रेस वो होता है कई बार। ये सारे स्टेज से गुजरते हुए तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना। यहाँ पे देवेंद्र जी गावंडे है, मैं उनको भी अनुरोध करूंगा, मंदार है, उससे वो भी दोनों बात करेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा हल्का सा, नॉट द जोक बट गॉसिपिंग में कैसा होता है, ओवर थिंकिंग की भी किसी ने बात की, नेहा ने बात की, वहां पे एक ऐसा होता है कि one person was standing at Boston airport and his flight was at 1:30. So there was a quite good time for him. वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, वो कुछ 7:30-8 बजे वहां पहुंचा था अपना काम खत्म करके। तो क्या करे, तो वो एक वेइंग मशीन के पास गया, उसने एक कॉइन डाला वहां पे। कॉइन डालने के बाद में एक कार्ड आया, उसमें उसमें लिखा था कि योर नेम इज जॉन डेक्स्टर, योर वेट इज 80 kg एंड योर फ्लाइट इज एट 1:30। उसने वो देखा और उसे लगा कि ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है ये। तो उसने वो फिर एक कॉइन डाला, फिर वैसे ही आया कि योर नेम इज स्टिल जॉन डेक्स्टर, योर वेट इज स्टिल 80 kg एंड योर फ्लाइट इज स्टिल एट 1:30। तो बोला कि कुछ तो भी गड़बड़ है। उसने मशीन के पीछे जाके देखा, ये देखा कुछ तो भी है, कि कोई तो भी वहां से देख रहा है या किसी को पता। वो वॉशरूम में गया, उसने अपने कपड़े चेंज किए और बहुत अलग अवतार में वहां पे आया, ये कॉइन डाला, फिर वहां से एक कार्ड आया, वो कार्ड पे लिखा था योर नेम इज स्टिल जॉन डेक्स्टर, योर वेट इज स्टिल 80 kg बट यू हैव मिस्ड योर फ्लाइट। तो एक जो ये गॉसिपिंग वाला मामला है कि हमको जर्नलिस्ट को कितना किसमें उलझना है और कितना उससे बाहर आना है, और एक इंटरेस्ट से काम करने का जो ये होता है कि मेरे एडिटर ने मुझे पूछा था प्रोफेशन में एंट्री के पहले कि आपको इंटरेस्ट है क्या। दिस इज प्रोबेबली द वन प्रोफेशन वेयर इंटरेस्ट कैरीज द इम्पोर्टेंस। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं जैसे आ रहा हूँ और कुछ तो भी लिख रहा हूँ और घर जा रहा हूँ, तो आई विल नॉट सर्वाइव।
तो ये एक और एक स्ट्रेस होता है कि तुमको इंटरेस्ट कायम रखना है इसमें. तो if you are all permit, I think, I mean, Mr. Devendra Gawande और मंदार मोरने को भी वो they will also like to express. I think this is enough. I stop here. And We have arranged for that. Because sir, we have arranged for that. We have a specific questions for you and Devendra sir and Mandar. Okay. So, Right. Shri Lakshmi, can I carry over? Yes, sir, please. Over to you, sir, for the discussion. Yes. सर, सगळे जर्नलिस्ट मित्र आणि जवळपास 75 लोक इथे जॉईन झालेले आहेत. सर्वांना पुन्हा एकदा सायकॅट्री सोसायटी नागपूर आणि एम्स डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्री कडनं पुन्हा सगळ्यांचं वेलकम. देवेंद्र सर, हॅलो प्लीज. Sir, I think I think he's not. Is he there in the audience? Is there. So till the time Devendra sir comes, Mandar sir. He was connected, but I think now he may have got disconnected. Sadhya disat nahi hai, sir. He was connected. Right. देवेंद्र सर, आम्ही म्हणजे तुमच्या या व्यवसायातील 3 लोकांना आम्ही इथे इन्व्हाइट केलेलं आहे. एक वरिष्ठ व्यक्ती जो आहे ज्याने अनेक वर्षांपासून या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे, एक मिडल एज ज्याने काही वर्षांपासून, आणि एक युवा. या 3 वेगवेगळ्या लोकांना इथे बोलवण्याचं कारण असं होतं की या 3ही लोकांचं या प्रोफेशन कडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो, कारण की त्यांनी वेगवेगळे वर्ष त्यामध्ये काम केलेलं आहे. तर जोपर्यंत देवेंद्र सर जॉईन होत नाही तोपर्यंत मला मंदार तुम्हाला प्रश्न विचारायचा वाटेल. मंदार, प्लीज अनम्यूट अँड से हाय. Hello, Mandar? Sushil sir. Am I audible? हा. येस. Am I audible? तुम्ही ऑडिबल आहात. तर मित्रांनो, श्री मंदार मोरोणे, ही इज अ सिनियर डिजिटल करस्पॉन्डंट, महाराष्ट्र टाइम्स नागपूर. तर मंदार, मला तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे की एक युवा पत्रकार म्हणून तुम्हाला या क्षेत्रात काय आव्हाने आहेत आणि कधी हे क्षेत्र सोडून द्यावेसे वाटते काय, आणि या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या इतर तरुणांना तुम्हाला काय सांगावसे वाटेल? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू डॉक्टर सुशील आणि विकास सर इथे आहे, देवेंद्र सर इथे आहे. मी त्या दोघांचे सबऑर्डिनेट म्हणून काम केलेलं आहे. सो त्यांच्याकडनं मी शिकलेलो आहे बरं काही. हा एक प्रश्न मला विचारला तर पहिलं उत्तर मी देऊ इच्छितो की कधी सोडून द्यावं असं वाटलं का हे क्षेत्र, तर अद्याप तरी असं वाटलेलं नाही आणि पुढे असं वाटेल असं काही शक्यता नाही. याचं कारण महत्वाचं जे विकास सरांनी सांगितलं की तुम्ही या क्षेत्रात टिकून राहू शकता जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल, तुम्ही पॅशनेटली, तुमचं पॅशन जर्नलिझम असेल, तुम्हाला काम करावं वाटत असेल तर तुम्ही इथे निश्चितपणे टिकून राहाल. नुसतं पॅकेज म्हणा किंवा काहीतरी इतर भौतिक सुख याच्या आधारे तुम्ही इथे टिकत नाही. तुम्हाला पॅशन असणं, इंटरेस्ट असणं गरजेचं असतं आणि ही गोष्ट असली की त्याच्यानंतर बाकीच्या पुढच्या अनेक गोष्टी सोप्या होत जातात. आव्हानं काय आहे तर मला असं सांगावं असं वाटेल की इतर क्षेत्रांमध्ये जशी आहे तशी कॉम्पिटिशन जर्नलिझम मध्ये देखील आहे. मे बी आसपासनं लास्ट 2 मागच्या जनरेशन ज्या असतील त्यांना इतकी कॉम्पिटिशन नव्हती, मीडिया कमी होता. आज हा मीडिया वाढलेला आहे. म्हणजे प्रिंट मीडियामध्ये मी काम करतो, पण मला ऍट अ टाइम प्रिंट मीडियाच्या माझ्या काउंटर पार्टशी कॉम्पिट करायचं आहे, मला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाशी कॉम्पिट करायचं आहे, प्लस मला डिजिटल मीडियाशी कॉम्पिट करायचं आहे. ही आउटसाइड कॉम्पिटिशन झाली. इनसाइड मला माझ्या कलिगशी पण कॉम्पिट करायचं असतं. ही कॉम्पिटिशन परफॉर्मन्सची आहे, एक्सलन्सची आहे. त्यामुळे अशा 2 प्रकारच्या कॉम्पिटिशनला ऍट अ टाइम तुम्हाला फेस करायचं असतं जर्नलिस्टला. हे करत असताना ऑलवेज देर इज अ रेस अगेन्स्ट टाइम. म्हणजे डेडलाईन हा आमच्या इथला परवलीचा शब्द आहे. डेडलाईन मिस झाली तर तुम्ही किती छान काम करत असाल, खूप सुंदर लिहित असाल तर त्याला काही अर्थ नाही आहे. त्यामुळे डेडलाईन रश आणि कॉम्पिटिशन हा अविभाज्य भाग आहे जर्नलिझमचा. दुसरं स्ट्रेस बद्दल आपण बोलत आहोत. छान 2 प्रेझेंटेशन झालेली आहेत, ते ऐकतही होतो मी. एक्सपेक्टेशन्स तुम्हाला स्ट्रेस देतं. म्हणजे एक्सपेक्टेशन्स 2-3 प्रकार, म्हणजे तुमच्या बॉस कडून किंवा तुमच्या ऑर्गनायझेशन कडनं तुमचे एक्सपेक्टेशन्स असणं स्वाभाविक आहे, ती तुम्हाला फेस करावीच लागतात.
आणि ते फक्त जर्नलिझम मध्ये नाही, अदर प्रोफेशन मध्ये देखील ही सेम सिच्युएशन आहे. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विदिनही असतात. तुमची स्वतःकडनं काय अपेक्षा असते, मी हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, जर्नलिझम करताना मला या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या पाहिजे. कधी त्या मिळतात, कधी मिस होतात. या सगळ्या गोष्टींचा कदाचित स्ट्रेस येऊ शकतो. म्हणजे हे अनुभव आपल्यापैकी सगळेजण घेत असतात, जर्नलिस्ट पण घेत असतात. हे एक्सपेक्टेशन ज्याचं जितकं कमी किंवा याच्याशी ज्याला मॅचअप कोपअप करता येतं, मॅच करता येतं, त्याचा स्वतःवरचा स्ट्रेस घेणं कमी होतं. मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, त्यालाच बॉसनी चांगलं म्हटलं, त्यालाच प्रमोशन मिळालं, हे जे इतर प्रोफेशन मध्ये देखील आहे, ते जर्नलिझम मध्ये राहणार आहे नॅचरली. तर त्याच्यामुळे एक्सपेक्टेशन्स ज्या आहेत त्या तुम्हाला कोपअप करता आला पाहिजे. दुसरा एक आहे चॅलेंज की फिअर ऑफ मिसिंग आउट, जो सगळ्यांना माहिती आहे, फोमो, की आपण फार काही गमवत नाही हे कळायला एक 20-25 वर्ष जावी लागतात असं वाटतं, की जेव्हा आपण भाग रहे रेस में 3 इडियट सारखं, पण मग एक लक्षात येतं की फार काही मिस केलेलं नाहीये, फक्त आपण काय कमावलं याच्याकडे आपलं दुर्लक्ष झालं असतं. तो फिअर ऑफ मिसिंग आउट आपल्याला दूर ठेवता आला पाहिजे. एक 2-3 पॉइंट फक्त सांगतो आणि मग मी थांबतो, की वर्क लाईफ बॅलन्स आपल्याला तो आहे तो सगळ्यांना मॅनेज करायचा असतो. टायमिंगमुळे मुख्यतः जसं विकास सरांनी सांगितलं, हे टाइम मॅनेजमेंट आणि वर्क लाईफ ज्याला जमला, तो जर्नलिझम चांगल्या प्रकारे करू शकतो. असे करणारे लोक आहे. इव्हन विकास सर हे त्याचं छान उदाहरण आहे. तुम्ही कधी फील्डवर बघाल तर विकास वैद्य तुम्हाला एकदम एनर्जेटिक सापडतील कधी. तर असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना ते छानपैकी जमलेलं आहे. आणि आम्हाला लोक असं म्हणतात की तुमची काय मजा आहे, तुम्हाला रोज नवीन काहीतरी करायला मिळतं. या नवीनपणाचे कधीतरी कंटाळा येतो, की रोज काय उठून आपलं नवीन नवीन करायचं, कधीतरी लेट अस स्टे बॅक असंही कधीतरी होतं. तर हे करणं, ह्याच्याशी मॅनेज करणं हा एक चॅलेंज आहे. याला कोपअप कसं करायचं, तुम्ही म्हटलं की तरुणांना काय सांगणार, हे शेवटच्या 2 मिनिटात सांगतो, की मी जर्नलिझम मध्ये आलो तेव्हा एक सिनियर होते 15-1 वर्षापूर्वी, जे इमिजिएट सिनियर होते. त्यांनी मला प्रश्न विचारला होता, आय वॉज जस्ट एन इंटर्न, की जर्नलिझम शिवाय तुझ्या काय हॉबीज आहे. कारण त्याचं की जेव्हा तू इथे 15 वर्ष काढशील, 20 वर्ष काढशील, तेव्हा तुला लक्षात येईल की हॉबीजनी मदत केलेली आहे इतर स्ट्रेस कोपअप करायला. होतं काय, आम्ही जर्नलिझम मध्ये इतकं विसरून जातो की एखाद्याला कोणीतरी मिनिस्टर ओळखत असतो, एखाद्याला कोणीतरी अजून मोठा कोणीतरी ओळखत असतो, याचं एक ग्लॅमर तयार होतं. या ग्लॅमर मध्ये हरवून जाणारे अनेक जण असतात, त्याचा तुमच्यावर स्ट्रेस तयार होतो. यातून बाहेर पडणं, या इगोज मधून, या ग्लॅमर मधून, या ऑरा मधून बाहेर पडणं आणि स्टेईंग नॉर्मल ऍज अ पर्सन, हे जमलं ना तर बऱ्याचशा गोष्टी स्ट्रेसच्या आपोआपच कोपअप केल्या जातात. की वरण भात भाजी पोळी खाता आली व्यवस्थित तर आपोआपच आयुष्य सगळं सोपं होत जातं. तर या दोन, त्यामुळे हे जर जमलं, जर्नलिझम बऱ्यापैकी लेस स्ट्रेसफुल आहे असं मला वाटतं. थँक्यू मंदार, थँक्यू सो मच. मित्रांनो, जसं तुम्हाला सांगितलं की आपण 3 वेगवेगळ्या वयोगटातल्या असलेल्या पत्रकारांना आणि संपादकांना इथे बोलवलंय. तर आपण युवा पत्रकार मंदार यांच्याकडनं त्यांचं म्हणणं ऐकलं, विकास सरांनी त्यांचं ओपिनियन दिलं. आता आपण खूप वरिष्ठ व्यक्तीकडे जाऊ. तर आपल्या समवेत श्री देवेंद्र गावंडे सर आहेत. ते निवासी संपादक, विदर्भ आवृत्ती लोकसत्ता मध्ये आहेत आणि ते अनेक वर्षांपासून पत्रकारिता आणि संपादकीय जबाबदारी सांभाळत आहे. तर देवेंद्र सर, मला तुम्हाला विचारावंसं वाटतं की तुमचा एवढा प्रदीर्घ असा अनुभव आहे, तर या व्यवसायातील ताणतणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे असं आमच्या ऐकण्यात येतं. आणि आमचे जे सायकॅट्रीचे पुस्तकं असतात, सायकोलॉजीचे पुस्तकं असतात, त्याविषयी कुठे ना कुठे जर्नलिस्ट मध्ये होणारे PTSD, अॅक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर याविषयीची माहिती असते. तर याविषयी तुम्हाला काय सांगावंसं वाटेल? सर्वप्रथम मला तुम्ही संधी दिली, बोलावलं त्याबद्दल धन्यवाद. माझेच 2 सहकारी मंदार आणि विकास आहेत, त्यांनी माझा उल्लेख केला त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. मुळात जर्नलिझम मध्ये तणाव असतो किंवा पत्रकारितेमध्ये तणाव असतो आणि इतर क्षेत्रात नसतो, किंवा इतर क्षेत्रात असतो त्याच्यापेक्षा जास्त पत्रकारितेमध्ये असतो असं समजण्याचं काही कारण नाही. सगळ्या क्षेत्रामध्ये तणाव असतोच. आणि पर्टिक्युलर जेव्हा एखाद्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काम करतात, तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असाइनमेंटचा आणि टार्गेट अचिव्हमेंटचा तणाव असतोच. आणि तो तणाव सहन कसा करायचा, आणि पत्रकारांना थोडा तणाव जास्त असतो का, तर याचं उत्तर मला असं वाटतं की थोडासा तणाव जास्त असतो. याचं कारण असं की एखादी जेव्हा घटना घडते
त्या घटनेचा पहिला धक्का, ती घटना जिथे घडते तिथल्या लोकांना पहिला धक्का बसतो, म्हणजे जे घटनास्थळी प्रत्यक्षदर्शी असतात. आणि त्याचा दुसरा धक्का सरळ पत्रकारांना बसतो आणि तिसरा धक्का वाचकांना तिसऱ्या दिवशी बसतो, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी बसतो. तर हा जो म्हणजे एखाद्या ठिकाणी 10 लोक मेले असतील तर त्याची बातमी पहिल्यांदा पत्रकाराच्या कानावर आदळते. हा जो ताण असतो, म्हणजे ती त्याच्याशी संबंधित नसते, ते 10 लोक त्याच्याशी संबंधित नसतातही, पण हा ताण म्हणजे हा जो धक्का आहे हा त्याच्या मेंदूला सहन करावाच लागतो त्यावेळी. मग तो ती बातमी, मग ती दुसऱ्या दिवशी वाचकांपर्यंत जाते. मी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देतो. मध्यंतरी छत्तीसगडमध्ये 76 जवान नक्षलवाद्यांनी मारले होते. तर या 76 बॉडीजच्या जवळ जिथे या बॉडीज पडल्या होत्या जंगलात जवानांच्या, त्या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजता पोहोचणारा मी होतो. तर ते 76 बॉडीज एकाच वेळेस इतक्या डेड बॉडीज बघणं हे आपल्याला ऐकून खूप सोपं वाटते. मी जेव्हा ते बघितलं त्या डेड बॉडीज, 76 डेड बॉडीज, तेव्हा मला त्यात झोपच नाही आली. तर अशा वेळेस आपण कितीही म्हटलं की स्ट्रेस मॅनेजमेंट असं करू तसं करू, असं होईल तसं होईल, याला काही अर्थ नसतो. नक्षलग्रस्त भागामध्ये पत्रकारिता जास्त केली आहे. मी खूप म्हणजे चकमकी कव्हर केल्या किंवा नंतर तिथे गेलो, सुरुंग स्फोट किंवा स्फोट कव्हर. तर हे अवेळी होतं, केव्हाही जावं लागतं, काही करावं लागतं आणि तो ताण तुमच्या मनावर नक्की येतोच. तो ताण कमी करायचा याच्यावर तुम्ही तज्ञ म्हणून मार्गदर्शन करू शकता. पण हा जो पहिला धक्का असतो हा पत्रकारांना सहन करावा लागतो आणि मला हा त्याच्यावरचा सगळ्यात मोठा ताण आहे. असाइनमेंट, कामात चूक न होऊ देणे, या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांनाच लागू आहे, त्या नुसत्या पत्रकारांना लागू आहे नाही. पण हा जो पहिला धक्क्याचा ताण असतो हा ताण खूप दिवस टिकून राहतो. खूप दिवस ते 76 वळी डोळ्यासमोरून आजही जेव्हा विषय काढतो तेव्हाही जात नाही, अजूनही माझ्या डोळ्यात. तर हे जे आहे ना, हा ताण पत्रकारांना जास्तीचा असतो असं मला वाटतं. दुसरं, चूक व्हायला नको आपल्याकडून, कारण आपण हजारो लाखो वाचकांना काहीतरी देत असतो, त्याच्यात काहीही चुकीचं जायला नको. जसं बोलण्यामधून आपला एखादा शब्द वाईट आपल्या तोंडून निघून गेला तर आपल्याला तो वापस नाही घेता येत. तसंच या मुद्रित माध्यम तसंच आहे, तसंच आहे. एखादी चूक झाली आणि ती प्रिंट होऊन लोकांपर्यंत गेली म्हणजे गेली, मग दुसऱ्या दिवशी करा, काही करा, पण जी चूक झाली दुरुस्त नाही होऊ शकत. तर हा ताण असतो. आणि तिसरा ताण मला असं वाटते, आता या क्षेत्रात प्रचंड अस्थिरता आली आहे. मग तो कोरोनाचा काळ, कोरोनामुळे असेल किंवा कशामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत, गेल्या आहेत. एक जे स्थैर्य लागतं आयुष्याच्या उत्तरार्धामध्ये, त्या स्थैर्यातून ते पत्रकारांना सगळेच पत्रकार आपल्यासारखे नशीबवान नसतात. अनेकांना उतार वयात नोकरी करावी लागते. तर हा एक ताण मनावर असतो. आणि एक चौथा मुद्दा मी सांगतो की तुम्ही या क्षेत्रात, हे क्षेत्र एकमेव असं आहे की इथे तुम्हाला भूमिका घ्यावी लागते. जात असते, एखाद्याच्या बातमी असेल, पण तुम्हाला अनेकदा भूमिका लागते. आणि तुम्ही एखादी भूमिका घेतली की त्या भूमिकेच्या विरुद्ध असणारे लोक तुमच्या विरुद्ध बोलत असतात. म्हणजे भूमिका कोणी ना कोणी नाराज होणारच. तुम्ही एक बाजू घेतली की बोलणारच. तर ही एक प्रचंड ताण येतो. मग कधी कोर्ट केस होतात, काही होतं, त्याचा एक ताण असतो. हा ताण, बाकी क्षेत्र एन्जॉयबल आहे. तुम्ही जर चांगलं काम करत असाल, तुम्ही सजग असाल, तुम्ही अतिशय सावधपणे काम करत भूमिका घेत जर असाल तर या क्षेत्रातही आनंद आहे. आणि त्याच्यातही एक सोल्युशन येते किंवा हे दिवस करायचं. मला असं वाटतं लिहिणं हा जो प्रकार आहे, लिहिणे, बोलणे, वाचणे, हा प्रकार आहे. म्हणजे तुम्ही वेगवेगळे फॉर्म लिहू शकता, वेगवेगळ्या विषयावर लिहू शकता, तुमचे वेगवेगळे छंद या माध्यमातून पाहू शकता. पण जर ताणाचा विचार केला तर पत्रकारांवर ताण असतो. आणि हे क्षेत्र
असं आहे की ताण आहे हे एकाशी नाही आहे. असं पगार देतो, पण किंवा आम्हाला करायचं आहे. तर ते ही जी सायकल आहे या सायकल मधल्या प्रत्येक घटकाला यथावत नेणे तशी फार सोपी गोष्ट नाही. आणि त्यामुळे एक दडपण काम करताना ते दडपण झुगारून काम त्याच्याविषयी तुमच्या सेमिनार मध्ये खूप गोष्टी सांगितल्या गेल्या त्या खऱ्या आहेत आणि तशा पत्रकारांनी मला असं वाटते जगलं पाहिजे एवढंच. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आणि तुमच्या शेवटच्या वाक्यांमधनं असं लक्षात आलं की कोणतीही बातमी तयार करताना काही लोक मित्र होतात तर काही लोक शत्रूही होतात आणि त्याचंही दडपण खूप असतं. कारण की मी नेहमी कल्पना करत असतो की जर मी पत्रकार आहो आणि कुणाच्या विरोधात जर माझी बातमी जात आहे तर ते लोक माझ्याविषयी कसा विचार करणार. तर बऱ्याच लोकांना ही गोष्ट एवढ्या सहज डायजेस्ट करणं फार कठीण असतं आणि तुम्ही पत्रकार म्हणून योग्य बातमी हा विचार न करता योग्य बातमी वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करता. खरंच तुम्हा सर्वांना सॅल्यूट. कारण की हे सहज सोपं नाहीये. म्हणजे एखाद्या राजनीतिक व्यक्तीविषयी किंवा एखाद्या गुन्हेगारीत असलेल्या व्यक्तीविषयीच्या विरोधात आपण काहीतरी जेव्हा लिखाण करतो तेव्हा त्याचा ताणतणाव जो आहे तो आमच्या तरी कल्पनेच्या बाहेर आहे आणि तो तुम्ही सगळं सहन करून तुमचं कार्य चालवतात. देवेंद्र सर, विकास सर आणि मंदार, तुम्हा सर्वांना आमच्याकडनं सलाम. थँक्यू सो मच. तुम्ही इथे आलात आणि समोरच्या कार्यक्रमासाठी आय हँड ओव्हर टू श्रीलक्ष्मी. श्रीलक्ष्मी प्लीज. थँक्यू सर. Thank you so much, Sushil sir. थँक्यू. Thank you. आम्ही आता बेसिकली वी आर टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम टुडे वेअर आता सगळ्यांना आभार देण्याचा वेळ आहे. सगळ्यांनी आपापला वेळ दिलं. वी हॅव हॅड अ व्हेरी वंडरफुल डिस्कशन. We have looked at things from the point of a perspective, I think a unique perspective जे होतं from the journalists themselves. Actually खरोखर त्यांच्या कारण जसं सुशील सर आता म्हटले we can I think never imagine ourselves in that place and the things that they go through. So we have tried to imagine. I think Dr. Neha gave us a perspective on how things work and how things are, but there is always a limitation. Books madhun, articles madhun एवढंच आम्हाला कळू शकते. She has actually spoken to people as well, but to truly hear people give their perspective, journalists themselves, I think that was a whole different experience. So thank you so much everyone, and I would call upon Dr. Suyog sir now to I think we have already digital forum, so digital thank you to our speakers, Dr. Neha and Dr. Sonakshi. So, thank you, Srilakshmi. Thank you. First of all, Neha, that was a wonderful talk. That was very in-depth. And as everybody has already suggested, there is a lot of thought process and study that has gone into. And therefore, we would like to thank you with the digital memento that we have here for you. So this is your digital memento. I don't know how you are going to keep it with you, but from our side, this is a big thank you for being present and having studied that many things. I think this is easier to store than actual physical mementos, requires much less space. And also, I would like to thank Sonakshi for having such a lucid presentation. And this is your digital memento, Sonakshi. Thanks. thank you. Okay, over to you, Dr. Srilakshmi. Thank you, Dr. Suyog, and I'll call upon Dr. Sushil to please give our token of appreciation to our chairpersons, Dr. Praveer Varadkar. So, Thank you. and the very experienced journalists that we have with us today. Vikas Vaidya sir. Thank you so much. Thank you so much, Lakshmi. Thank you so much, Sushil sir. Thank you, sir. Devendra Gawande sir. And Mr. Mandar. Thank you so much, and I
think since our secretary is unable to join in at present, I will take over the role of giving the formal vote of thanks as well. And start with basically thanking our chief guest, the dynamic medical superintendent of AIIMS, Dr. Manish Srigirivar, who took his valuable time, joined us today and began the function for us. And then we had our chairpersons, Mr. Vikas Vaidya and Dr. Varadkar, who were there with us for the sessions. Our speakers, I think everybody already has spoken so much about the information and wealth of knowledge that they have given us through their talk. And we also had throughout with us Dr. Bhave and Dr. Kirtekar, who have been silently observing the whole session. I think they are pillars of psychiatry in Nagpur. And without their support, sorry, I failed to mention their names. I mean, I did not know. Dr. Bhave and they are the silent pillars of psychiatry in Nagpur. They're always there behind us. Yeah. So thank you so much, sirs. And I mean, any program, I think, cannot be a success without the wonderful audience who's there for the session. So thank you very much. I think we had a count of close to even 70 or 75 people who were there with us. So thank you very much to our audience. And I hope that we have been able to do justice to the topic that we took up. And of course, last but not the least, for an online program, I think technical support is something which is very, very crucial. So a big thank you to Sun Pharma and their technical team for the support that they have provided on behalf of Psychiatric Society Nagpur as well as Department of Psychiatry, AIIMS Nagpur. So thank you everyone for being a part of this session, and thank you. Have a great, I think we have crossed lunch time, so please go ahead for your lunch and have a great evening. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye.